लास्ट टाइम तक हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया, इसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को डिस्कस किया। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कुछ गलतियां निकाली थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर से, उन गलती को करेक्ट करके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने, प्लैंक्स साइंसदान का नाम है, प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी जिसको जो कि मशहूर हुई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। अब बोहर एटॉमिक मॉडल जो बेस कर रहा था ना, वो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी पे बुनियाद थी पूरी की पूरी, सही है। इसने बहुत सारी चीजें बयान की। इसने पहली दफा वर्ल्ड ऑर्बिट यूज किया, सही। इसने पहली दफा अपने कॉन्सेप्ट में, अपने पोस्टुलेट्स के अंदर वर्ल्ड ऑर्बिट का इस्तेमाल किया। अब ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहली बात कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, ये बेस कर रहा है किस एटॉमिक थ्योरी पे, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के ऊपर। बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन, इसकी बुनियाद थी किस चीज पे, ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब कुछ चीज़ें आपने ना जो पहले हमने पढ़ रखी हैं उनको भी याद रखिएगा, वो चीज़ें भी हम यहाँ पे उनको थोड़ा सा जहन में लाएंगे, सही। ये चीज़ें पोस्टुलेट बड़े इजी हैं, आप खुद ही लिख लेंगे। एक दो फार्मूला आपने याद करना पड़ेगा, वैसे भी आपने 9th क्लास में ये चीज़ें याद की होंगी। तो अब यहाँ पे हम आते हैं जी इसकी एक्सप्लेनेशन पे। ये मैं ना हाइड्रोजन एटम की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। असल में जब बोहर ने एक्सप्लेन किया था वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन कर रहा था। ये मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है, इसका बिल्कुल मिडल में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाद एक इलेक्ट्रॉन होता है जो ऑर्बिट के अंदर हरकत कर रहा होता है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, बेशक वो पहले ऑर्बिट में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, एनर्जी वाइज होता है। मैंने दूसरे अमूमन जो होता है वो पहले में होता है, लेकिन मैंने यहाँ में कुछ चीज़ें समझानी है इसलिए मैंने दूसरे के अंदर रखा है। अब जो चीज़ें समझने वाली है, सबसे पहली बात, अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला या डिस्टेंस कम होता जाएगा, वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल होती जाएगी, पहली बात आपने जहन में ये रखनी है। मतलब मैं यहाँ पे अगर कुछ वैल्यूज सपोज्ड लिखने लगा हूँ, तो ये वैल्यूज क्या है, सपोज मैं कहता हूँ अगर इसकी एनर्जी 5 जाउल है तो इसकी एनर्जी 10 जाउल होगी, और इसकी एनर्जी क्या होगी, 15 जाउल। अब मुझे कैसे पता जी बाहर की तरफ एनर्जी बढ़ेगी? मैंने कहा था न्यूक्लियस के करीब चीज़ जितनी ज़्यादा होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है, ये बात याद रखिएगा, जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी एनर्जी जो होगी वो उतनी कम होगी, एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी। अगर वो न्यूक्लियस के करीब आके वो चीज़ स्टेबल हो रही है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा कम होगी। इसलिए मैंने कहा जी करीब वाले शेल की एनर्जी कम होगी, उससे दूर वाले शेल की एनर्जी से ज़्यादा, और लास्ट वाले शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा। अब खुद सोचना है कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जब तक इसी ऑर्बिटल के अंदर मूव करता रहेगा, ना तो ये एनर्जी जज़ब करता है ना ये एनर्जी खारिज करेगा, जब तक ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा तब तक। अब कब एनर्जी जज़ब करता है, कब एनर्जी खारिज करता है, ये चीज़ें समझने वाली हैं। सबसे पहले जो अभी तक डिस्कस किया है वो बातें थोड़ी थोड़ी लिख लें। सबसे पहले बात जो आपने जहन में रखनी है, बोहर ने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन एटम को, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बोहर ने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया। अब हाइड्रोजन एटम जो होता था वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? हाइड्रोजन एटम इज कंसिस्ट ये मुश्तमिल होता है किन चीज़ों पर? कंसिस्ट ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, एंड वन प्रोटॉन, और इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है। ये सबसे पहली बात आपने जहन में रखनी है। अब सेकंड नंबर पे इसने बात ये कही है कि जब तक ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर या एक ही ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, ना तो ये एनर्जी लूज करता है ना ही एनर्जी गेन करता है। सही है, हमारे पास सेकंड चीज आ गई, द इलेक्ट्रॉन डजंट एमिट खारिज करता है, और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी
ये ना तो एनर्जी एमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है। व्हेन, जब ये मूव कर रहा होता है, व्हेन इट मूव इन द सेम ऑर्बिट, इट मूव, जब ये हरकत कर रहा होता है इन द सेम ऑर्बिट, सेम ऑर्बिट। अच्छा, ऑर्बिट का लफ्जी मतलब समझिएगा। ऑर्बिट कहते हैं वो रास्ता जहां पे इलेक्ट्रॉन हरकत करता है। तो आपने ना ऑर्बिट एक और भी लफ्ज पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर भी हम ऑर्बिट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं जी वो रास्ता है जहाँ पे ज़मीन के इर्द गिर्द मुख्तलिफ सियारे मूव कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं, सेटेलाइट्स गर्दिश कर रहे होते हैं। उस इलाके को, उस रास्ते को हम ऑर्बिट्स का नाम देते हैं। उस रास्ते को हम ऑर्बिट का नाम दे रहे होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जहाँ पे हरकत कर रहा होता है, जिस जगह पे, उस इलाके को हम ऑर्बिट का, असल में इस जगह को ऑर्बिट का नाम दिया हुआ है। तो ये एक ऑर्बिट है, इसके बाद ये वाला भी क्या होगा हमारे पास, ऑर्बिट होगा, और ये वाला भी क्या हमारे पास, ये भी हमारे पास ऑर्बिट ही होगा। ये तीन मैंने ऑर्बिट बनाए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स है। सही है। इसकी 5 जाउल एनर्जी इस ऑर्बिट की, इस ऑर्बिट की एनर्जी 10 जाउल है, इस ऑर्बिट की एनर्जी 15 जाउल है। सही है। और जो फिक्स एनर्जी है, डेफिनेट एनर्जी के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, वो था क्वांटाइज्ड। सही, हर ऑर्बिटल की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है, क्वांटाइज्ड। यही बात मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ईच ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिट, हर एक ऑर्बिट क्या रखता है, हैज क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड नहीं लिखना चाहते तो इसकी जगह पे एक और भी वर्ड होता है डेफिनेट। डेफिनेट एनर्जी, डेफिनेट का मतलब होता है मखसूस एनर्जी रखते हैं। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया। अब आ जाए फोर्थ पॉइंट पे। अब खुद मुझे सोच के बताएं, अगर इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल में जाता है, यहां से यहां पे, सही है, यहां पे एनर्जी है 10, यहां पे एनर्जी है 15, 5 जाउल एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, 5 जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इनर शेल से आउटर शेल में आ जाएगा, यानी कि अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल में चला जाएगा। सही है। अगर मैं बात करूं, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आया है आने के लिए। अब देखें ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 जाउल एनर्जी पे मूव कर रहा है। इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, 5 जाउल। तो यही इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल में आने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, खारिज करेगा। कितनी एनर्जी खारिज करेगा, 5 जाउल। यह हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। व्हेन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव, जब इलेक्ट्रॉन हरकत करता है फ्रॉम, कहां से कहां पे, पहले ऊपर वाले की बात करेंगे, फ्रॉम इनर ऑर्बिटल टू आउटर ऑर्बिटल, फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट। इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में हरकत करता है तो ये क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब, तो ये एनर्जी को क्या करेगा, जज़ब करेगा, एब्जॉर्ब एनर्जी, तो ये एनर्जी जज़ब करता है। और अगर आउटर से इनर में आए, बाहर वाले से अंदर वाले शेल के अंदर आया तो एनर्जी खारिज करेगा। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, कहां से कहां पे, फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में, तो ये क्या करेगा, इट एमिट, खारिज करेगा। एमिट का मतलब होता है खारिज करना, एमिट एनर्जी। सही है, ये बात याद रखिएगा। अब मैं सपोज करता हूं कि यहां पे ना कुछ सपोज्ड, ये तो मैंने सपोज वैल्यू लिखी है। मैं कहता हूँ इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है। मैं बात करूंगा इन दो एनर्जीज की, तो इन दो एनर्जीज की बात करूंगा। सही है। अगर मुझे दो ऑर्बिट के दरमियान की एनर्जी निकालनी पड़ जाएगी, कितनी एनर्जी रिलीज की है इलेक्ट्रॉन ने,
एक एटम ने कितनी एनर्जी रिलीज की है, तो हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं E2 माइनस E1। ये चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ। द एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट इज डिटरमाइंड बाय किस तरह मालूम करते हैं? E इज इक्वल टू एच न्यू। सही है, हमारे पास एक फॉर्मूला है। इसके अलावा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। E2 माइनस E1, यहाँ पे अगर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है। आप फ्रीक्वेंसी मालूम करें, H तो वैसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट है, सही है। वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही, यहाँ बता दें जी, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है। प्लैंक्स असल में साइंसदान का नाम है जिसके ऊपर बनाया गया है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट है। अच्छा, एक होता है मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों में फ़र्क क्या है? मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम है। बिल्कुल सही है। अगर कोई चीज़ लीनियर मोशन कर रही है ना, लीनियर मोशन का मतलब क्या है? वो चीज़ जा रही है बिल्कुल ऐसे, उस चीज़ का मोमेंटम को हम कहेंगे सिंपल मोमेंटम कहेंगे। उसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। P इज इक्वल टू mv, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे गौर करें, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना चाहता हूँ, ये किस रास्ते पे हरकत कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सही, अगर सर्कुलर पाथ का आपको मोमेंटम निकालना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? आप देखें, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आप देखें वो फिजिक्स के अंदर किया होगा, ये हमने डोरी के साथ एक स्टोन बांधा हुआ है, तो ये पत्थर सा बांधा हुआ है, इसको घुमा रहे हैं। घुमाने के बाद हमने कहा जी इसका अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ जाए, वो होता है L इज इक्वल टू mvr। सही है, देखें बाकी सारी की सारी चीज़ें वही हैं, m भी वही है, P इज इक्वल टू mv, m भी वही है, v भी वही है, लेकिन क्या कर दिया हमने r होता क्या है? ये हमारा रेडियस होता है, आपकी डोरी की लंबाई कितनी है। आप वो साथ रखें, आप एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, एंगुलर मोमेंटम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कर निकालना चाहता हूँ तो मुझे कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी? सही है, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव। हरकत कर रहा होता है किस पाथ पे? इन अ सर्कुलर पाथ, एक गोल रास्ते में, इन सर्कुलर पाथ। एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है बराबर mvr, ये मैंने लिखा हुआ है ऊपर फॉर्मूला। सही है, mvr बराबर होता है किस चीज़ के? NH/2π। सही, और ये प्रूव्ड इक्वेशन है, हमने डायरेक्ट लिखी हुई है, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है। सही से डायरेक्ट नहीं लिखी हुई। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है? m क्या है, v क्या है, r क्या है, n क्या है, h क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने बतानी है। चलें जी, हम ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं। वेयर, यहाँ पर सही, m क्या है? मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, इसलिए ये हमारे पास होगा मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैस वो हमें पता है कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। सही है। अब इसके पास v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द हरकत कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सही, इसके बाद नहीं,
ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट की चेंज होती है, मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा ना उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, दूर वाले की कम होती है, दूर वाले की अमूमन स्पीड कम होती है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसके बाद आर क्या है, रेडियस, या फिर रेडियस नहीं लिखना चाहते, डिस्टेंस बिटवीन, ये असल में फासला है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में फासला है। अब इसके बाद हमारे पास एन क्या है, एन होता है नंबर ऑफ शेल। यहाँ पे देखेंगे इसके लिए, ये पहला जो शेल होता है इसके लिए एन की वैल्यू होती है 1, दूसरे शेल के लिए एन की वैल्यू 2, तीसरे शेल के लिए एन की वैल्यू 3, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट कह लें, या इसकी जगह पे एक और वर्ड होता है जी शेल, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो। और एच क्या है, एच आपको पता है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो यहाँ पे खुद ही लिख लीजिएगा। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और पाई की कीमत हमें पता है 3.14 होती है। ये सारी की सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये था बोहर एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट। ये अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, दोबारा फिर एक दफ़ा मैं सारी की सारी इस डायग्राम से रिवाइज करवा देता हूँ। कहता है ये हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया पहले नंबर पे। उसने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये ख़ास ऑर्बिट के अंदर हरकत कर रहे होते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, स्पेसिफिक। अगर इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल में या आउटर शेल से इनर शेल में जाता है तब एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्व करेगा। जब तक सेम शेल के अंदर रहता है एनर्जी ना एमिट होती है ना एब्जॉर्ब होती है। अगर इनर शेल से आउटर शेल में जाएगा तो एनर्जी करेगा जज़ब, आउटर शेल से इनर शेल में आता है तो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और इस एनर्जी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, E2 माइनस E1 वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं या H म्यू वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं mvr = NH/2π। और इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये नेक्स्ट हमने इस्तेमाल करना है। सही, हम नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ एटम। अगर एटम का रेडियस निकालना पड़ जाए तो क्या काम करना पड़ता है, वहाँ पे ये mvr = NH/2π वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इसको ज़ुबानी याद रखना है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।